Dear student, welcome to Ratnesh PC classes. The topic is shortest job first CPU scheduling algorithm. So according to the shortest job first CPU scheduling algorithm, out of all available process, it select that process for the execution which have smallest burst time. मतलब कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम उस प्रोसेस को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए जिसका जो बर्स्ट टाइम है वो सबसे कम होता है। सो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस को सेलेक्ट करने के लिए वो बर्स्ट टाइम हो जाएगा और जो मोड होता है वो होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को वर्किंग को समझने के लिए चलिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम मान लीजिए कि हमारे पास रेडी क्यू में 4 प्रोसेस P1 P2 P3 P4 दी हुई हैं जिनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमें दिया गया है। सो क्या करना है, हमें गैंट चार्ट की मदद से इन प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करना है और इनकी कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करना है। सो चलिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग को हमें यूज़ करना है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि हम उस प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे जिसका जो बर्स्ट टाइम होगा, मतलब कि सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो सबसे कम होगा। सो हम जानते हैं कि जो गैंट चार्ट में टाइम है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए 0 सेकंड पर कितनी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो गई थी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वो प्रोसेस P1 1 सेकंड पर अराइव हुई थी, P2 2 सेकंड पर, P3 3 सेकंड पर, P4 5 सेकंड पे। मतलब कि 0 से 1 सेकंड के बीच में कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव नहीं हुई थी। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली उस टाइम सीपीयू खाली बैठा रहेगा। तो 0 से लेके 1 सेकंड तक सीपीयू क्या होगा, आइडियल रहेगा। मतलब कि 0 से 1 सेकंड के बीच में कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव नहीं हुई थी एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस टाइम तक सीपीयू आइडल रहेगा, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो 1 सेकंड तक क्या करेगा, सीपीयू खाली बैठा रहेगा, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो 1 सेकंड तक तो खाली बैठा रहा। अब हमें देखना है कि 1 सेकंड तक कितनी प्रोसेस रैम में अराइव हो चुकी हैं और जितनी अराइव हुई हैं उसमें से उस प्रोसेस को सेलेक्ट करना है एग्जीक्यूशन के लिए जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो देखिए 1 सेकंड तक केवल एक ही प्रोसेस P1 प्रोसेस रैम में अराइव हुई है। तो हमारे पास चूँकि एक ही प्रोसेस है तो हमें कुछ डिटरमाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब 2 प्रोसेस रहेगी तब ना हम देखेंगे कि किस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। अभी हमारे पास एक ही प्रोसेस है तो हम प्रोसेस P1 को ही सीपीयू पर एग्जीक्यूट कर देंगे। तो P1 प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। P1 प्रोसेस को 2 सेकंड का टाइम रिक्वायर है सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो सिंपली क्योंकि मोड जो है नॉन प्रीएम्प्टिव है तो सिंपली 1 सेकंड से अपना ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी और बिना किसी डिस्टर्बेंस के 3 सेकंड पर, यानी कि 2 सेकंड का टाइम लेगी और तीसरे सेकंड पर अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगी। अब हमें देखना है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस P1 हाउ मेनी प्रोसेस आर अराइव इन द रेडी क्यू, मतलब 3 सेकंड तक कितनी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो चुकी हैं। तो आप देख लीजिए कि P2 प्रोसेस 2 सेकंड पर अराइव हुई है और P3 प्रोसेस 3 सेकंड पर, मतलब कि 3 सेकंड पर 2 प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुई हैं। अब हमें डिटरमाइन करना है, उस प्रोसेस को सेलेक्ट करना है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो देखिए P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 4 सेकंड है और P3 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 3 सेकंड है। तो किसका बर्स्ट टाइम कम है, P3 प्रोसेस का। तो हम सिंपली P3 प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करेंगे। P3 प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। P3 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कितना है, 3 सेकंड, मतलब इसको 3 सेकंड का टाइम रिक्वायर है सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये 3 सेकंड से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी और 6 सेकंड पर अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी। अब हमें देखना है कि 6 सेकंड तक कितनी प्रोसेस रैम में हमारे पास अराइव हो चुकी हैं। तो देखिए P2 प्रोसेस पहले से ही अराइव हुई है 2 सेकंड पर और P4 प्रोसेस 5 सेकंड पर अराइव हुई, मतलब कि 6 सेकंड तक हमारे पास रेडी क्यू में 2 प्रोसेस पड़ी थी, एक तो P2 जो पहले से ही थी और एक नई प्रोसेस आई P4। सो अब देखिए P2 और P4 में से किसका जो है बर्स्ट टाइम सबसे कम है। देखिए P1 और P3 प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं सीपीयू पर, सो आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि P2 और P4 में से किस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो देखिए P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 4 सेकंड और P4 प्रोसेस का भी बर्स्ट टाइम है 4 सेकंड, मतलब कि दोनों प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 4 सेकंड। अब तो दोनों प्रोसेस का बर्स्ट टाइम इक्वल हो गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया तो क्या है, बर्स्ट टाइम के बेसिस पे, मतलब उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा। बट इस केस में क्या हुआ, दोनों प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम हो गया है। तो देखिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जब भी 2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं जो सबसे पहले रेडी क्यू में अराइव हुई रहती है। मतलब कि अगर बर्स्ट टाइम सेम हो गया है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, तब हम फंडा यूज़ करेंगे FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। सो FCFS क्या कहता है, उस प्रोसेस को पहले सेलेक्ट कीजिए जो सबसे पहले अराइव हुई है। सो
शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में अगर बर्स्ट टाइम सेम हो जाता है दो प्रोसेस का, तो उस प्रोसेस को सेलेक्ट करना है जो रेडी क्यू में पहले अराइव हुई रहती है। तो रेडी क्यू में पहले कौन अराइव हुई है? P2 प्रोसेस। तो हम P2 प्रोसेस को CPU पर एग्जीक्यूट करेंगे। P2 प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 सेकंड है, तो 6 सेकंड से ये अपना CPU एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी और 4 सेकंड लेगी तो 10 सेकंड पर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगी। नेक्स्ट अब हमें कुछ डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, P2 प्रोसेस भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई CPU पर। अब हमें, क्योंकि हमारे पास रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस P4 ही है और कोई प्रोसेस है नहीं, तो हमें P4 को सिंपली एग्जीक्यूट कर देना है। P4 को भी 4 सेकंड का टाइम रिक्वायर है, तो ये 14 सेकंड पर अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगी। तो हमने सक्सेसफुली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की मदद से चारों प्रोसेस को CPU पर एग्जीक्यूट कर दिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। देखिए, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल दिए रहेंगे और हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम आपको कैलकुलेट करना है। एग्जाम में आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करिए प्रोसेस P1 का। P1 प्रोसेस कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट में उस प्रोसेस के राइट हैंड साइड में देखते हैं। सो P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है? 3 सेकंड। सिंपली देखिए, राइट हैंड साइड में P1 के क्या है? 3 सेकंड। तो P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम 3 सेकंड। नेक्स्ट P2 प्रोसेस का देखिए, P2 प्रोसेस के राइट हैंड साइड में क्या है? 10 सेकंड, मतलब इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 10 सेकंड। P3 प्रोसेस का राइट हैंड साइड में क्या है? 6 सेकंड, तो इसका कंप्लीशन टाइम 6 सेकंड। और P4 प्रोसेस का राइट हैंड साइड में क्या है? 14 सेकंड, तो 14 सेकंड P4 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो कंप्लीशन टाइम प्रोसेस P1 का 3 सेकंड है, अराइवल टाइम 1 सेकंड है, तो 3 - 1 कर देंगे तो 2 सेकंड हो जाएगा। P2 का कंप्लीशन टाइम 10 सेकंड है और अराइवल टाइम 2 सेकंड है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम 8 सेकंड हो जाएगा। P3 का 6 सेकंड है कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम 3 सेकंड है, 6 - 3 करेंगे 3 सेकंड हो जाएगा। P4 का कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इसका 9 सेकंड हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम P4 प्रोसेस का। नेक्स्ट अब हमें कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम 2 सेकंड है, बर्स्ट टाइम भी 2 सेकंड है, तो वेटिंग टाइम 0 हो जाएगा। P2 का टर्न अराउंड टाइम 8 सेकंड और बर्स्ट टाइम 4 सेकंड, तो वेटिंग टाइम 4 सेकंड हो जाएगा। P3 का टर्न अराउंड टाइम 3 सेकंड और बर्स्ट टाइम भी 3 सेकंड, तो वेटिंग टाइम 0 हो जाएगा। P4 का टर्न अराउंड टाइम 9 सेकंड है और बर्स्ट टाइम है 4 सेकंड, सो 5 सेकंड वेटिंग टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रिस्पॉन्स टाइम हर एक प्रोसेस के लिए। सो रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन अ प्रोसेस गेट CPU फर्स्ट माइनस अराइवल टाइम, मतलब कि एक प्रोसेस CPU को कब पहली बार मिली और माइनस उसमें से कर देंगे उसकी अराइवल टाइम को। तो देखिए, P1 प्रोसेस CPU को पहली बार कब मिली? तो 1 सेकंड पर मिली। कब एक प्रोसेस CPU को मिली उसको देखने के लिए गैंट चार्ट में प्रोसेस के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, प्रोसेस P1 CPU को कब पहली बार मिली? 1 सेकंड पे, और इसका अराइवल टाइम क्या था? 1 सेकंड, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा? 0 सेकंड। इन सारे CPU शेड्यूलिंग पैरामीटर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट P3 प्रोसेस CPU को पहली बार कब मिली? 3 सेकंड पर, और इसका अराइवल टाइम भी क्या था? 3 सेकंड, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम 0 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट P2 प्रोसेस CPU को कब मिली? पहली बार 6 सेकंड और इसका अराइवल टाइम क्या था? 2 सेकंड, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा? 4 सेकंड। नेक्स्ट P4 प्रोसेस CPU को पहली बार कब मिला? 10 सेकंड पे, और ये अराइव कब हुई थी? 5 सेकंड पे, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम 5 सेकंड हो जाएगा। सो सक्सेसफुली हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है और हर एक प्रोसेस के लिए कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम को हमने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।